बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको भी गुड मॉर्निंग। और कल जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि पंजाब में लॉकडाउन के लिए अहकाम जारी कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन ऐसा लगा पहली बार इन महीनों में जब से लॉकडाउन लग रहा था कि रेजिस्टेंस आई है ताजरों की जानिब से, भरपूर एहतजाज भी किया गया है और पंजाब भर से ये रेजिस्टेंस आई है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, आप किसी भी शहर की बात कर लें, ताजरों ने दुकानें खोलने की कोशिश की और फिर इंतजामिया और पुलिस की जानिब से दुकानें बंद कराई गई और मुजाहमत के इस पूरे सिनेरियो में बहुत से ताजरों को गिरफ्तार भी किया गया। अब एक तरफ आवाम के लिए ये फैसला किया जा रहा है कि आवाम का एक जमे गफीर जो बाजारों में उमड़ आता है उसको रोक सकें ताकि कोरोना ना फैल सके। वहीं पर जो मुआशी ज़बोहाली का शिकार हमारे ताजर भाई हैं उनकी परेशानी भी बजा है। लेकिन हो कुछ नहीं सकता अब, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया, हुकूमत ने डिसाइड कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंगली ही इस चीज़ को देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट के रेट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अब आज देखते हैं कि आज क्या सूरत है, लेकिन कल तो कुछ अच्छे मनाज़र हमने नहीं देखे टेलीविजन स्क्रीन पर जिस तरह से ताजर एहतजाज करते हैं। एनीवेज, इसके अलावा एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट कल न्यूज़ ये रही कि नैब के हवाले से जो कि इस वक्त रिफॉर्म्स की बात की जा रही है और कमेटी बैठेगी, फिर तो तजावीज़ दी गई अपोजिशन की जानिब से, उस पर भी बात की गई और उसको हुकूमत ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपने अपने आप को बचाने के लिए ये तजावीज़ दी हैं, तो हुकूमत इसको मानने से अब इनकार कर चुकी है। एज ऑलवेज, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से कोई भी इस अपोजिशन की बात नहीं है, वैसे भी कोई भी तरमीम आए तो अब हमेशा इसी तरह से या इसी तरह की रीजनिंग देकर रिजेक्ट कर दी जाती है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। अपोजिशन जमातें आपस में बड़ी मुशावरत कर रही हैं, मुलाकातें चल रही हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। लाहौर पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन गया। बिलावल भुट्टो हुकूमत के खिलाफ सफबंदी के लिए मुतहरिक, पहले मौलाना फजल रहमान फिर शहबाज शरीफ से मिले। पाकिस्तान और इमरान खान अब इकट्ठे नहीं चल सकते, सिलेक्टेड को निकालने के लिए सब एक पेज पर हैं, करेंगे इस पर बात। नैब कानून पर हुकूमत और अपोजिशन में डेड लॉक। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने नैब कानून में अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद कर दी। शहरी रहमान बोली अब कमेटी में जाने का कोई जवाब नहीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है अपोजिशन की तरमीम से नैब बेमायनी हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल बहरान में मुलव्वस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। काबीना ने कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, बताएंगे आपको मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी पंजाब एजाज असलम। हलीमा सुल्तान के ट्वीट ने पाकिस्तानी शायकीन को हैरत में डाल दिया। ट्वीट में कहा कि मुझे अपना नंबर 1 मिल गया है पाकिस्तान में। ये नंबर 1 क्या है, शायकीन में तजस्सुस। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले बात करेंगे कि लाहौर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन गया है। वो इस तरह कि एक रोज़ कबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उसके बाद कल उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे और अब ऐसा लग रहा है कि ईद के बाद जो APC होनी है उसके लिए अभी से मुलाकातें और जो टर्म्स हैं उस पर बात की जाए। जी बिल्कुल, अब देखते हैं ये क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। ये शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो के दरमियान एक जानिब, और इसमें मरकज़ जो थे वो बिलावल भुट्टो थे, क्योंकि वही फजल रहमान को मिले जाकर और वही शहबाज शरीफ को जाकर मिले। दैट मीन्स वो लीड करने जा रहे हैं इस तमाम सिचुएशन को, APC को। तो मौलाना फजल रहमान और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो, फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकातें की, अब देखते हैं इन मुलाकातों के बाद क्या होता है, क्योंकि मुलाकातें तो बहुत अहम हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये भी हमें देखना होगा। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, कल जो ये मुलाकातें हुई हैं, बिलावल ने पहले मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, कल फिर बिलावल साहब जो है वो गए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। क्या आपको लग रहा है कि अपोजिशन मुतहरिक हो रही है और अब प्रैक्टिकली कुछ करेगी? मेरे ख्याल से इस दफा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कल हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखी, इससे पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब से, उसमें भी हमने देखी, तो यूँ लगता है कि अपोजिशन को आखिर जो है वो किसी एक नुक्ते पे जो है मुत्तहिद होती दिखाई दे रही है। ये पहले 2-3 दफा कोशिशें हुई है मौलाना फजल रहमान के धरने से शुरू करने, बात आप APC
और फिर पीपल्स पार्टी की एपीसी जो बिलावल भुट्टो ने बुलाई थी, तो उसमें कुछ यानी आप समझे कि आधे दिल से मेरे ख्याल से वो एफर्ट थी जो बावजूद नाकाम हुई। धरना था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर था उस वक्त की हुकूमत के ऊपर। उस वक्त ऐसे लगता था जैसे ये हुकूमत अब गई तो अब गई, मगर चूंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने दिल से उसमें हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए वो कोशिश तो नाकाम हो गई थी। अब ऐसे लगता है कि तीनों जमातें जो हैं, खासतौर से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके लीडरशिप के बीच ये जो मुलाकात कल हमने देखी है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ऐसे लगता है कि अब उनके पास चॉइस कोई नहीं है। ये वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में इकट्ठे हो रहे हैं, और इस दफा ये एक तरह से आखिरी पुश करार दी जा सकती है। ईद के बाद जो कैंपेन भुट्टो साहब बिलावल की जो लैंग्वेज है, जो उनकी लफाजी है, उससे लगता है कि पीपल्स पार्टी भी अब एक आखिरी कोशिश करना चाह रही है। बुखारी साहब, आखिरी कोशिश एज इन आपको क्या लगता है कि फॉर इंस्टेंस एपीसी होती है और उसके बाद ये प्लान बन जाता है कि तहरीक होगी, तहरीक के लिए फिर ऑब्वियसली इकट्ठा होना, फिर प्लान, ये तमाम एक लंबा सफ़र है। आपको लगता है इस तरफ जाएगी, लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी अपोजिशन, या फिर तहरीक अदम एतमाद की तरफ आएगी कि देखते हैं कि 172 वोट मिलते हैं या नहीं, और अगर नहीं मिलते तो फिर तो अपोजिशन जीत गई या फिर मामला मजीद बिगड़ जाएंगे हुकूमत के लिए? मेरे ख्याल से दोनों ही काम होंगे। हाउस के अंदर रह के आगाज होगा स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद से, ताकि पता चल सके कि अपोजिशन के पास वहां नंबर गेम्स में क्या सूरत हाल है, और उसके साथ साथ बाहर सड़कों के ऊपर प्रेशर डालना अब आसान इसलिए होगा कि लोग बहुत तंग हैं। जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, जो जिस तरह एक आम आदमी की जिंदगी दूबर हुई है, 15 रुपए की रोटी 20 रुपए का 25 रुपए का नान हो गया है, और कोई भी मसला जो जब हुकूमत आई थी उस वक्त जो दरपेश थे वो हल होने की बात ही ना करे, बल्कि उससे ज्यादा जो है तकलीफ सूरत हाल सामने है। तो अवाम चूंकि इस वक्त ऐसे दिखाई देता है कि अगर लीडरशिप मुहैया हो जाए तो वो भी बाहर सड़कों पर निकल के प्रेशर डालने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो मेरे ख्याल से इस्तेमाल किए जाएंगे, विद इन द हाउस एंड आउटसाइड ऑन द रोड। अब देखना ये है कि ईद के फौरन बाद इस किस्म के हालात हैं, उसमें अपोजिशन वो प्रेशर बिल्ड कर सकेगी जिसकी जरूरत है या जिसको जो जरूरी है। बुखारी साहब, अभी भी बहुत से लोग, बहुत से तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सियासी जो जिसे कहते हैं ना मशगला किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, अमली तौर पर कुछ नहीं होगा। कभी रहबर कमेटी की बात की जाती है, फिर एपीसी की बात आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि शायद हम धरना नहीं देंगे या उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। मतलब कुछ कन्फ्यूजन है जिस पर लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत ही की जा रही है, अमली तौर पर कुछ नहीं होना। मेरे ख्याल से इस मादी की वजह जो है वो ये कि मादी में अपोजिशन का जो किरदार रहा है पिछले 2 साल में, जी वो कुछ ज्यादा मुतासर कुन नहीं था और वो एक नुक्ते पर जमा नहीं हो सके, इसलिए जरा लोगों के दिलों में ये वसवसे हो सकते हैं, ये शक हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि इस वक्त जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये ऑप्शनल नहीं है, ये अपनी ख्वाहिश या मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में है, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सही। बुखारी साहब, इसके अलावा एक और चीज़ जो कि अक्सर देखी गई है कि पीपल्स पार्टी का तो एक स्टांस नज़र आता है इस तमाम सिचुएशन पर कि वो हुकूमत के खिलाफ जाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब भी ये चाह रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट की बात तो हमने कर ली कि पहले इस तरह से इकदाम नहीं किए। आप ये बताइएगा, नून लीग के अंदर ये कहा जाता है कि 2 राय हैं। एक ये है कि वक्त दिया जाए और पूरी जब हुकूमत की टर्म पूरी हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली जो आएगा वो फिर पूरी फुल पावर से आएगा और कोई किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें हटाया गया। इस पर क्या कहेंगे, कि ऐसी बात भी है नून लीग के अंदर? जी अफजल, सही सिंध में आपने इशारा किया है। ये समझा जाता है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चूंकि गुड कॉप बनना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट से उनकी हमेशा जो है उस पर जारी रही है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लंदन से अब इशारे आने वाले हैं, इसमें वो आंसर जो है वो प्रिवेल करेगा जो इस वक्त हुकूमत को खत्म करना चाहता है, वो जो हार्ड लाइनर्स हैं। मेरे ख्याल से अगर शहबाज शरीफ साहब का रवैया यही रहता है तो बहुत जल्द हम शायद देखेंगे ये कि मरियम नवाज का जो ग्रुप है वो फिर लीड करेगा इस कैंपेन को, अगर बात यहाँ तक पहुँचती है इस या हाउस के अंदर तब्दीली लानी है, क्योंकि शहबाज शरीफ के बारे में बहुत सारे सवालिया निशान है, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अब देखना ये है कि ईद के बाद जब एपीसी होती है तो एपीसी में आपको
फोन और टेनर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एपीसी में ओवरऑल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है। अब जल्द ही आपको पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बुखारी साहब ने एपीसी, बेसिकली एपीसी से बॉडी लैंग्वेज सामने आ जाएगी कि क्या चाह रहे हैं बेसिकली, अगर ग्रुप्स में हैं या नहीं है, एक ही स्टांस है, क्योंकि पीपल्स पार्टी फजल रहमान का तो एक ही है, लेकिन नून लीग अगर इनके साथ मिल जाती है तो फिर मेरे ख्याल में ऑपोजिशन बहुत इफेक्टिव रोल अदा करती है। बिल्कुल, लेकिन ये फिर ऑपोजिशन ने ही डिसाइड करना है कि उनका रोल असल में है क्या। बट एनीवेज जी, हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि आपने देखा कल क्या हुआ पंजाब में, जैसे ही लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ तो फिर एक चीज़ हमने देखी जिसका डर था कि ताजरों ने आकर एहतजाज किया और झगड़े किए, उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई। ये अच्छे मनाजिर नहीं देखने में आए, लेकिन एनीवेज हुआ। अब देखते हैं आज क्या होता है। बिल्कुल, आज क्या होता है। कल ट्रेडर्स की जानिब से मार्केट्स खोली भी गई, पुलिस भी मौजूद रही, इंतजामिया भी मौजूद रही ताकि दुकानों को बंद कराया जाए। लेकिन जब दुकानों को बंद कराने की कोशिश की गई तो ताजरों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जीटी रोड भी ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया, मुख्तलिफ शहरों में ये प्रोटेस्ट हुआ, बहुत से ताजर हजरात को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अब जरा आप देखिए कि वो भी परेशान हाल है, खास तौर पर ईद से कबल। बड़े ही एक कॉमन समझने वाली बात यह है कि लोग एक्स्ट्रा सामान अपनी अपनी दुकानों में डाल लेते हैं क्योंकि ईद का सीजन लगता है, और उसके बाद वो पेमेंट्स क्लियर कर देते हैं, लोन क्लियर कर देते हैं, लेबर्स को सैलरीज दे देते हैं। अब एक हफ्ता पहले ही, ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले, हफ्ते को ईद है और पीर की रात 12 बजे आपने कहा कि लॉकडाउन कर दें और दुकानें बंद कर दें। एक हफ्ता पहले ही अगर किसी का कारोबार बंद हो जाएगा तो रेजिस्टेंस तो सामने आएगी, खास तौर पर अगर आप उनसे मुशावरत नहीं करेंगे। फैसलाबाद में भी अगर हम जिक्र करें तो 8 बाजारों का वो जो एक शहर है जो घंटा घर के गिर्द काफी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो बंद रही, लेकिन ताजरों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, दुकानें खोलने की कोशिश भी की, इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आई और फिर एक्शन भी हुआ। और एक ऐसे मनाजिर देखने को आए जिससे दिल दुखी हुआ। जी ऐसी है, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और इसके अलावा रावलपिंडी, गुजरांवाला, तमाम बड़े शहरों में यही मनाजिर देखने में आए। अब सिचुएशन इस वक्त क्या है और आज के क्या प्लान्स हैं ताजरों के, क्योंकि अब हुकूमत तो नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, अब रिट भी कायम करनी हुकूमत ने। देखते हैं आज क्या होता है सिचुएशन। फैसलाबाद से तैयब मकबूल हमारे साथ हैं, मुल्तान से इकबाल सादिक हमारे साथ होंगे। फैसलाबाद का रुख करते हैं, पहले तैयब मकबूल से बात करते हैं। तैयब बताइएगा, कल के तो हालात हमने देखे टेलीविजन स्क्रीन पर, आज क्या प्लान्स हैं, क्या सूरत-ए-हाल, क्या नज़र आ रहा है आपको, ताजर क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त ताजर बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फैसलाबाद के 8 बाज़ार, उससे मुल्हिका 50 से ज़ायद छोटी मोटी तमाम मार्केटें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से 8 बाज़ारों के बाहर गेट लगाकर वहाँ से इंट्रेंस बंद कर दी गई है, हत्ता कि मोटरसाइकिल सवार भी वहाँ से अंदर नहीं आ सकता। जो 8 बाज़ारों के दरमियान छोटे रास्ते, छोटी गलियाँ हैं, वहाँ से मोटरसाइकिल सवार अंदर आ रहे हैं। इस वक्त मैं कचहरी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचहरी बाज़ार सबसे बारौनक बाज़ार है फैसलाबाद का, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी हैं, जहां पर मोबाइल मार्केट भी है, इसी के साथ साथ वहां पर कपड़े की मुल्हिका मार्केटें भी हैं। मगर अब मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि हर तरह से ये मुकम्मल तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं। घंटा घर जो है वो वीरान नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ लेकिन हुकूमत की जानिब से चूँकि खाने पीने की अशिया पर पाबंदी उनके बेचने पर नहीं लगाई गई थी, इसलिए जो छोटे रेडी वाले हैं उनका कारोबार चल रहा है। उन्होंने अपनी रेडी खोली हुई है, उन्होंने अपनी दुकानें भी खोली हुई हैं। कैमरामैन आपको दिखा सकता है मेरे पीछे कि जैसे ये रेडी वाला है, जूस वाला। मगर अभी बारी उनसे बात हुई है, उसका कहना है कि जब बाजार में कोई गाहक ही नहीं आएगा, दुकानदार नहीं होंगे, तो किस तरह वो अपना जूस या अपनी शिकंजी बेच सकता है, बेची जा सकता है। ये वही बाजार है जहां तिल धरने को जगह नहीं होती, नॉर्मल हालात में रश होता है और करीबन सुबह 9 बजे के करीब मार्केट्स खुलना शुरू हो जाती हैं। ये वही बाजार है ना? जी बिल्कुल, ये वही बाज़ार है। इसी के साथ साथ ये वो बाज़ार है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने ताजरों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें ताजर ज़ख्मी भी हुए थे, उनको घसीटा गया था, थप्पड़ मारे गए थे, उनको जो लाठियों से मारा गया था, उनको गिरफ्तार करके 2 थानों में, थाना रेल बाज़ार और थाना कोतवाली में दर्जनों ताजरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। अभी तक यहाँ पर काफ़ी परेशान थी। अब देखते हैं आज क्या करने जाते हैं ताजर, क्योंकि अभी तक तो लग रहा है कि लॉकडाउन को फॉलो किया जाएगा। एनीवेज मुल्तान का रुख करते हैं, इकबाल सादिक हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। इकबाल बताइएगा, मुल्तान में क्या सूरत हाल है, बाजार बंद हैं और आज क्या बंद रहेंगे या फिर आज ताजिर बाहर निकलेंगे, दुकानें खोलने की कोशिश करेंगे?
जी, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है बाकी शहरों की निस्बत, क्योंकि यहाँ की जो ताजर बरादरी है वो पूरे पाकिस्तान को लीड करती हैं। दो बड़े ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, एक ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है, दूसरी मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान है। तो जो दोनों के चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से जब पूरी पाकिस्तान की ताजर बरादरी को लीड किया जाता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर, तो फिर यहाँ से लीड किया जाता है। यहाँ से फैसले होते हैं कि आया जो ताजर बरादरी ने अपना ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन देना है तो वो कैसा देना है। अब अगर थोड़ा सा कल की बात कर ली जाए तो कल सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह से डिफरेंट थी कि जो मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान थी उन्होंने लॉकडाउन का साथ दिया था, यानी कि उन्होंने फैसला नहीं किया था कि वो जो है अपनी दुकानें खोलेंगे। लेकिन जो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक थे, उन्होंने एक रोज़ पहले ही कॉन्फ्रेंस करके अपना जो था ऐलान कर दिया था कि वो मुज़ाहमत करेंगे। बिल्कुल, अच्छा ये तो हो गया कल मुज़ाहमत की भी, और हमने देखा भी कि पकड़ धकड़ भी हुई इंतजामिया की तरफ से, बदमज़गी दोनों तरफ से जो है वो जब पकड़ धकड़ हुई और उनको रोका गया तो बदमज़गी भी देखने में आई। आज की सूरत हाल क्या होगी, लेटेस्ट अपडेट कीजिएगा। कौन सी मार्केट में हैं आप और क्या इस वक्त दुकानें तमाम बंद हैं, कि आज भी ताजिर इरादा रखते हैं दुकानें खोलने का? जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। आज की सूरत हाल ये है कि रात को डिप्टी कमिश्नर ने दोनों नुमाइंदगान को, दोनों लीडरान को कॉल्स की थी। आज डिप्टी कमिश्नर उनके साथ मीटिंग करनी थी, दोनों ने जाने से इनकार कर दिया, कि ने कह दिया कि उनकी सेहत ख़राब है, दूसरे ने वैसे ही जाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि आज वो दुकानें खोलने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं मुल्तान कैंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त वो सारी दुकानें वैसे ही बंद हैं, मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन जो ग्रासरी की दुकानें हैं, जो बेकरीज़ हैं वो खुली हुई हैं। ताहम जो आज एक ग्रुप है मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, वो तो दुकानें बंद रखेगा, जुज़वी तौर पर इसकी दुकानें खुली होंगी, क्योंकि इनका जो स्टाइल है वो यह है कि आधे शटर खोलकर ये अपना कारोबार करते हैं, जबकि आधा अच्छा इकबाल जरा मनाजिर भी दिखा दें इस बाजार के, जो आप कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल बंद है और कुछ ही देर में आप कह रहे हैं कि ये इरादा रखते हैं कि आज फिर दुकानें खुलेंगे। जी बिल्कुल, मनाजिर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये मेरे पीछे आप एक दुकान देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पर ये बंद है, ताले लगे हुए। उसके साथ आगे आप पूरी मुकम्मल मार्केट इस तरफ देख सकते हैं, ये मार्केट बंद है। ये आगे मुकम्मल जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको ये दुकानें बंद नजर आएंगी। आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि जब इनको मौका मिलता है तो फिर ये आधा शटर खोलकर अपनी कोई फरोख्त चीज़ करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। मौके की तलाश में रहते हैं कि अगर यहाँ पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, इधर जल्दी कोई नहीं आता, तो फिर अपना आधा शटर खोल के कारोबार करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से, जहाँ पर लोग आधा कारोबार मतलब आधा शटर खोल के भी कारोबार जारी रखे हुए हैं, दूसरा वो इरादा भी रखते हैं कि हम तो दुकानें खोलेंगे, और आज भी इसका मतलब इंतजामिया जो है वो मुतहरिक नजर आएगी। अब लाहौर का रुख कर लेते हैं और लाहौर से हमारे साथ हसन खालिद मौजूद हैं। हसन, बताइएगा लाहौर की सूरत हाल क्या है, क्या ताजिर आज भी दुकानें खोलने का इरादा रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के पेश नज़र कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज जो है वो किया गया है। 8 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के तहत लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और कारोबारी मराकज़ जो हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया था। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ बड़ी मार्केटों के अंदर ताजरों की जानिब से सख्त गम गुस्से का इजहार किया गया, क्योंकि ताजर बरादरी का ये मौक़िफ़ था, उनका ये कहना था कि हुकूमत ने यकदम से ये फ़ैसला किया है जिसकी वजह से उनको जो है वो अपनी रिकवरी वगैरह करने में भी परेशानी का सामना है। इसलिए कई मार्केटों में, जिनमें आज़म क्लॉथ मार्केट थी, शाह आलम मार्केट थी, बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट थी, वहाँ पर ताजरों की जानिब से शदीद किस्म का रद्द अमल और गम गुस्से का इजहार किया गया। मगर बाद पुलिस की जानिब से दुकानें ना खोलने पर जो है उनको बार बार तरकीन की गई कि दुकानें नहीं खोल सकते। मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और आज स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है। बाज़ार की तमाम दुकानें जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। हुकूमत की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया को ये तलकीन की गई है कि तमाम कारोबारी मराकज़ को बंद रखा जाएगा, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। हसन खालिद, आपका शुक्रिया, आपने बताया इस वक्त क्या सूरत हाल है। और इकबाल सादिक, आपका भी शुक्रिया। तैयब मकबूल, आपका भी शुक्रिया, जिस तरह से आपने बताया कि कल तक तो एहतजाज देखा गया है, अब आज देखते हैं कि एहतजाज होता है या फिर इंतजामिया मना लेती है ताजरों को कि 2 दिन की बात है, बंद रखें ताकि मजीद प्रॉब्लम्स ना देखने। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे ताजरों और गवर्नमेंट के इशू के हवाले से कि गवर्नमेंट ने पंजाब हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन ऐलान किया, जिसको ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। अब ताजर क्या चाहते हैं, कल का जो सीन हुआ, अभी फ़िलहाल मार्केट का सिनेरियो क्या है वो तो हमने आपको बताया, लेकिन फ़िलहाल हम रुख करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ का, जहाँ पर मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलूच साहब। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम सलाम जी अजमल साहब, कहिएगा, अब गवर्नमेंट तो अनाउंस कर चुकी, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका कि अब 9 रोज़ का लॉकडाउन है, आज दूसरा रोज़ है। कल ताजरों ने ज़बरदस्ती मार्केट्स खोलने की कोशिश भी की, इंतज़ामिया ने बंद करा दी, कुछ ताजर कुछ शहरों में गिरफ्तार भी हुए। क्या लाया अमल है आपका, क्या है आपके मुतालबात जो आप गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है तमाम सूबों से हटकर। ये बात मुझे तो समझ नहीं आती है कि सूबे आज़ाद हैं 18वीं तरमीम की वजह से, लेकिन एक सूबा अगर सिंध के साथ इनका झगड़ा चल रहा है, सिंध अगर कहता है कि मेरा टाइम 4 बजे है तो ये 5 बजे कर देते थे, ये पिछले अदवार में जो कुछ चलता आ रहा है। सिंध 6 बजे कर देता था तो ये 7 बजे कर देते थे, सिंध 7 बजे करता है तो ये 8 बजे। अब पंजाब वफाकी हुकूमत के साथ चलता है, आपको भी पता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के बाद, वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग के बाद ऐलान किया कि हम कोई लॉकडाउन करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगले दिन ही सूबाई हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि पंजाब में क्या ज़रूरत पड़ गई थी इन दिनों में, और पंजाब गवर्नमेंट मौक़िफ़ देती है कि जी हम इन दिनों में ताजिर थोड़ा सा सब्र कर लें, जब दरख्त पर आम पके खड़े हों आप उनको कहें कि नहीं कोरोना है, आप इनको तोड़ नहीं सकते, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे, वो तो गिर जाएंगे। अभी अगर ईद के 4 दिन ताजिर कारोबार नहीं कर सकेगा तो फिर उसके बाद आप महीनों खोले रखें तो क्या फ़ायदा होगा? आपका ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही सवाल हम पूछते हैं मुसरत जमशेद चीमा साहब से, जो कि चीमा साहिबा से, जो कि इस वक्त जवान पंजाब हुकूमत है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुसरत साहिबा, जैसे कि अजमल साहब ने कहा कि आम के दरख्त तैयार थे और आपने उस टाइम लॉकडाउन कर दिया, पूरे पाकिस्तान में तमाम कारोबार खुला है, सिर्फ पंजाब में बंद है। कल देखा रेजिस्टेंस भी हुई, ऐसे लग रहा था बहुत ही प्लानिंग के बगैर ये फैसला किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अबू सर। बेसिकली मैं अर्ज करूँ कि एक तो मैं अपने भाई से ये रिक्वेस्ट करूँ कि देखें, गवर्नमेंट पंजाब का मकसद बिल्कुल भी हरगिज ताजर कम्युनिटी को ऑफेंड करना या इनके साथ खुदा ना खासा, देखें कोई भी सियासी हुकूमत हो तो उनकी सबसे पहली अव्वलीन तरजीह और ख्वाहिश ये होती है कि वो ट्रेडर्स और जितने भी देखे कारोबारी हजरात को अपने साथ लेके चले, और अगर वो उनसे खुश ना हो तो ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए काबिल कबूल बात नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज करूँ कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि देखें, आपको पता है कि छोटी ईद से पहले जो ईद से पहले के 3 दिन थे, उन्होंने हमारी जितनी भी हेल्थ अरेंजमेंट थी और हमारा जितनी भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स ली थी उनकी धज्जियां उड़ाई। अवाम ने तो खैर बिल्कुल ही एहतियात नहीं की, और हमारे ताजर भाई जो SOPs लेके आए थे, जिन रिकमेंडेशन पे, जिन सिफारिशात पे हमने लॉकडाउन को ईज आउट किया था, जब इन लोगों से अमल दरामद की बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मैं ये भी बात करूं, ये सिर्फ इसीलिए नहीं किया गया कि ये SOPs से अमल दरामद नहीं करा सके थे, इसमें सबसे ज्यादा जो बद एहतियाती थी वो अवाम की तरफ। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मुसरत साहिबा, ये अचानक लॉकडाउन क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जो कहा जा रहा था 2 रोज पहले शायद बंद की जाएंगी, लेकिन फिर ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले ही अचानक से डिसीजन आया कि आज रात 12 बजे के बाद से लॉकडाउन हो जाएगा। ये अचानक अनाउंस क्यों किया गया? थोड़ा मार्जिन दिया जा सकता था, थोड़ा टाइम प्लान किया जा सकता था, ताजरों से मुशावरत की जा सकती थी। जी सिमन, मैं करती हूँ। बेसिकली इसमें हमारी सबसे पहले हमें ब्लेम ये किया जाता रहा कि हम एक्सपर्ट्स की राय नहीं मानते। हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना है, उनके साथ उनको असिस्ट करते हैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन, एक पूरा पैनल है जो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। इस पर काफी सारी मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब भी उस मीटिंग का हिस्सा रहे। तो फिर जो डिसाइड हुआ उसके नतीजे में ये हमें फैसला इम्प्लीमेंट करना पड़ा। मैं एक और बात बताऊं कि ताजर बरादरी जो हमारे भाई हैं वो ये कहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं दिया। देखिए, इनको सारी सिचुएशन खुद भी पता है, और अगर हम 3 दिन पहले, मेरी बात सुने ना, अगर हम 3 दिन पहले अनाउंस करें
कि 3 दिन बाद बंद होंगे, तो फिर तो बाजारों का हाल वही होना था। बिल्कुल आपके मुताबिक 3 दिन पहले हो जाता बाजारों का हाल, लेकिन वो हाल सोमवार के दिन भी हुआ और उसके बाद अभी भी हो रहा है। जब ताजिर एहतजाज करने निकलते हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मुझसे साहब साथ ही मौजूद है, एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ। जी बताइए पॉइंट। इसके देखिए, इस वक्त हमारा जो कंट्रोल ऑन कोरोना है वो बहुत अच्छा है, और हम ये चाहते हैं कि हम इस वाले टाइम को यूटिलाइज करके तो फिर हम ठीक है मुझसे साहब अजमल बलोच साहब से पूछ लेते हैं कि उनसे मुशावरत तो नहीं की गई है ऑब्वियसली, लेकिन अब लाहेअमल क्या है। अजमल साहब आप बताएं कि पंजाब में क्या करेंगे ताजिर, क्योंकि कल तो देखा कि रेजिस्टेंस भी हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। आज के बारे में क्या कहेंगे आप? और साथ ये बताइएगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन की बात है और अगर ये कंट्रोल हो गया तो कोरोना से हम बाहर निकल आएंगे। देखिए, इस ईद में और ईद उल फितर में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस ईद पे कोई रश नहीं होता, लेकिन इनकी गलत प्लानिंग की वजह से जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, एकदम से पब्लिक मार्केटों में आ गई कि आज रात 12 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। वो जितना कोरोना किसी ने लपेटना था लपेट लिया होगा। फिर रही सही कसर सारी कल निकल गई कि सारा ताजिर सड़कों पे इकट्ठा खड़ा है। ये कुछ भी नहीं होना था। दुकान देखिए ना, अजीब मंतक है कि बस के अंदर इस्लामाबाद से लाहौर 50 आदमी सफर कर रहे हैं बगैर सैनिटाइजर के। किस कंडक्टर के पास हाथ में सैनिटाइजर है? किसके मास्क चढ़ा हुआ है? वैगन में बैठे हैं 4 लोग टैक्सी। वेलकम बैक नाज़रीन। और कल हैपनिंग्स तो होती रही पॉलिटिकली, जहां पर अपोजिशन भी मुलाकात करती रही, वहीं पर नैब के हवाले से भी बात हुई है। अब नैब पर बात ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिफॉर्म्स की बात की जाती है। 35 तजावीज़ दिन अपोजिशन है, लेकिन तमाम ही मुस्तरद कर दी ये कहकर हुकूमत ने कि ये तमाम सेल्फ सेंटर्ड हैं। इसमें जो है टारगेटेड, आपको ऐसे लग रहा है कि टारगेट किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है। ये रिफॉर्म्स नहीं है, ये आप अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं, तो मुस्तरद कर दी। बिल्कुल पूरी की पूरी तरामीम मुस्तरद कर दी और फिर FATF का सहारा भी लिया कि मामला वहाँ पर भी चल रहा है, उसके लिए ज़रूरी है ये तमाम चीज़ें मौजूद रहें। गवर्नमेंट ने ये भी स्टांस अपनाया कि ऑपोजिशन शायद फ्री पैसेज चाहती है, जिसकी वजह से ये तरामीम ऑफर कर रही है। जब ये तमाम चीज़ें हुई और कमेटी इजलास से ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया तो उन्होंने मीडिया से भी बात की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा। सेक्शन बाय सेक्शन बहस होगी, एक नया नैब अमेंडमेंट बिल जाएगा। कल ये डिस्कशन हुई, सेक्शन बाय सेक्शन हम गए, जो तरामीम हम समझते थे वो तरामीम हुकूमत के सामने रखी कि हम ये समझते हैं कि नैब की हर सेक्शन में ये तरमीम होनी चाहिए। आज दोपहर को मीटिंग हुई तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती। एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट जो थी वो इतना खौफनाक बिल था कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। तो जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि उनको ऐसे लग रहा है कि बदतरीन आमरीत की तरफ बात जा रही है और जमहूरियत नहीं है, तो वहीं पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है और हुकूमत जो चाहती है वो नैब के कवानीन के हिसाब से ही कर रही है और इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। वही बात रिपीट भी की, साथ कहा कि ये जो तरमीम है ये मुस्तरद की जाएगी। नैब के कानून में 35 तरामीम तजवीज़ की कि ये 35 तजावीज़ हैं जो हम समझते हैं इनको अमेंड होना चाहिए। अब जनाबे वाला, उन 35 तजावीज़ को हमने समझा, हमारी लीगल टीम ने समझा और लीगल टीम ने समझकर वज़ीर आज़म की खिदमत में उनको पेश किया। वज़ीर आज़म की खिदमत में पेश किया और तबादला ख्याल हुआ और उस तबादला ख्याल के बाद मैंने इनकी खिदमत में हाजिर होना था और उनकी खिदमत में हाजिर होकर जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, इनकी खिदमत में पेश करना था, जो कि मैंने किया। और उसमें मुख्तसरन बात यह थी कि मैंने इनकी खिदमत में अर्ज की कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी।
शामिद कुरैशी ने क्या कहा आपने सुना। अब ऑपोजिशन की तरफ से जो तरामीम थी वो तो यकसर मुस्तरद हुई, लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ रहनुमा ये भी कहते रहे कि हम ऑपोजिशन की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते, और अब ऐसा भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है बुजुर्ग कि हो सकता है कि ऑपोजिशन की रजामंदी के बगैर ही ये बिल पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ले आए। ये भी ऑप्शन है, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार सहाफ़ी मदर अब्बास साहब, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मदर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। मदर साहब, ये कहा जा रहा है कि अगर जो तरमीम हैं अगर वो मान ली जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अपोजिशन ने तजावीज़ पेश की थी 35 की 35, तो टूथलेस इदारा हो जाएगा नैब और फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्या हकीकत है इन 35 तजावीज़ में? आपको लग रहा है कि हुकूमत ने ये सही किया या फिर मान लेनी चाहिए थी? शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जाहिर है अपोजिशन की तरफ से तजावीज़ आई हैं, वो सब की सब हुकूमत को काबिल कबूल नहीं हो सकती। हुकूमत की तरफ से जो मसवदा दिया गया है वो सब के सब अपोजिशन को काबिल कबूल नहीं हो सकता, तो इसमें दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख्याल है इतनी जल्दी जो पब्लिक पोजीशंस ले लेते हैं हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, तो इसका मतलब ये कि आप दोनों तरफ से मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाई जा रही जी। और वरना संजीदा मुज़ाकरात जब होते हैं तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि जब तक कोई चीज़ मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे आप खामोशी इख्तियार करते हैं। तो पहला जब मुज़ाकरात हुए थे तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए थी कि दोनों तरफ ये इत्तेफाक राय होना चाहिए था कि इस तरामीम पर हमारे दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है, और जब तक ये मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेंगे तो हम पब्लिक में इसके बारे में कोई चीज़ नहीं कहेंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जाहिर है जब आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करने शुरू कर दें, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दें, जब आप टॉक शोज़ में आके बात करना शुरू कर दें, तो फिर जो है वो बदगुमानियाँ ज़्यादा होती हैं और किसी आप मीटिंग पॉइंट पर नहीं आते। तो यही लगा मुझे, बड़ा ताज्जुब हुआ दोनों तरफ से कि एक ही मुलाकात हुई और उसके बाद डेडलॉक क्या बल्कि अपोजिशन की तरफ से आ गया कि अब हम मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत ने एक पोजीशन ले ली कि जी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो फिर ये सारी एक्सरसाइज की क्यों गई थी? आप जाहिर है कोई इख्तलाफात होते हैं, उन इख्तलाफात को दूर करने की लेकिन मज़र साहब ऐसा लगा कि मंतकी अंजाम को पहुंच गई ये मीटिंग। उन्होंने कहा कि हम तरामीम रिजेक्ट करते हैं, ऑपोजिशन ने कहा कि अब हम नहीं आएंगे। ये जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं ये तो ओवर द ईयर्स कहीं नजर नहीं आती है कि एक्चुअली बैठकर जब बात हो रही होती है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की तो वाकई ऐसा लगे भी कि कुछ फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा। हमेशा से ये पता होता है कि ये तजावीज़ नहीं मानी जाएंगी, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी। अब ये कहिएगा कि मैं एक चीज पर हैरान हो रही थी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से, चूंकि रिफॉर्म्स के ऊपर तो दोनों बात करते हैं कि रिफॉर्म्स आनी चाहिए नैब में, लेकिन 35 की 35 ही रिजेक्ट कर देना, क्या ये गवर्नमेंट के स्टांस पे थोड़ा रिजिड होना नहीं था? देखिए, रिजिड पोजीशन से ही आप फ्लेक्सिबल होते हैं। आप पहले रिजिड पोजीशंस लेते हैं, और ऐसा नहीं है जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो वो 8-9 महीने तक तमाम सियासी जमातों में कोई भी एक ऐसी सियासी जमात नहीं थी जिसको ऑन बोर्ड नहीं थी 18वीं तरमीम पे, लेकिन उसमें एक सीक्रेसी रखी गई और उसमें बाकायदा पब्लिक से भी जो है वो तजावीज़ मांगी गई। कोई 900 के करीब तजावीज़ आई उसमें। तो इसीलिए 8-9 महीने तक कभी भी किसी को पता नहीं चल सका कि नेगोशिएशंस क्या हो रही हैं। लेकिन एक तरमीम आ गई, उसमें भी अब बेहतरी की बात की जा रही है, तब्दीली की बात की जा रही है, तरमीम की बात की जा रही है। हर चीज़ जो है वो तब्दील हो सकती है, तरमीम हो सकती है। अहम बात यह है कि जब आप मुज़ाकरात में जाते हैं तो एक हार्ड पोजीशन से जाते हैं, लेकिन आप जब मुज़ाकरात की खूबसूरती यही होती है और यही मुझे कमज़ोरी नज़र आ रही है कि कोई अच्छा नेगोशिएटर नज़र नहीं आ रहा, ना हुकूमत की साइड पे ना अपोजिशन की साइड पे। जो अच्छे नेगोशिएटर्स होते हैं वो कभी भी इतनी पब्लिक पोजीशंस जाके पहली मीटिंग के बाद नहीं ले लेते जितनी ले ली गई है। तो अब दोबारा चीजें होंगी नहीं होंगी, अब हुकूमत चाहे आपको ये लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ा सकती है। मदर साहब, ये आपको लग रहा है कि इस तरह से जो तजावीज़ हैं कि पुराने केसेस बंद, उन पर बात ना हो, फिर इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो जब तक केस साबित ना हो, गिरफ्तारी ना हो,
फिर 1 अरब रुपए से कम की करप्शन के ऊपर नैब बात ना करे। ये 3 से 4 जिनका जिक्र किया शहमूद कुरैशी साहब ने कल, इसके अलावा भी ऑब्वियसली एक लंबी लिस्ट है जो कि दी गई है। आपको क्या लग रहा है कि इनमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि कुछ कानूनी मामला भी होता है, सिर्फ आपकी ख्वाहिशात पर नैब रिफॉर्म्स तो नहीं हो सकते कि मैं ये चालू तो ये ऐसे हो जाएगा। ऑब्वियसली एक इदारा है, एक उसका कानून है, उसके ऊपर अमेंडमेंट भी इतनी आसान नहीं है कि आप बिल्कुल ही वाइप आउट कर दें। देखिए, दो चीज़ें अहम हैं। एक बात यह कि कब से शुरू किया जाए एहतसाब, तो उसमें इख्तलाफात हैं। अपोजिशन कहती है 99 से शुरू किया जाए, हुकूमत उससे गालिबन 85, 86 या 88 से लेकर जाना चाहती है। तो अब कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच सके। लेकिन इसमें आपको देखना होगा कि माजी में अगर एहतसाब नहीं हुआ तो उसके ज़िम्मेदार उस वक्त के नैब के चेयरमैन भी हैं, तो फिर नैब भी जो नैब के ख़िलाफ़ भी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर नैब के इतने बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट चेयरमैन गुजरे हैं और माजी में जो नैब के अफसरान गुजरे हैं, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो रिटायर्ड फ़ौजी भी हों या सर्विंग फ़ौजी भी हों ज़माने के, उनसे भी पूछा जाए फिर कि जी आपके ज़माने में एहतसाब क्यों नहीं हो सका। अगर आपने उस पॉइंट पे ले जाना है तो फिर आपने हर चीज़ को देखना होगा। दूसरी बात ये कि कब गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक ये कि हम अभी से गिरफ्तार कर लेते हैं, अभी तहकीकात शुरू नहीं हुई कि आप गिरफ्तार कर लेते हैं महज इल्ज़ाम लगने पर, और फिर 1-1.5 साल बाद आप किसी आदमी को ये कह के बरी कर देते हैं या उसका रेफरेंस विड्रॉ कर लेते हैं कि जी साबित नहीं हुई। तो पहली चीज़ ये कि आपके पास तहकीकात इतने शवाहिद होने चाहिए कि जब आप गिरफ्तार करने जाएं तो फिर उसके 15 रोज़ के अंदर उसका चालान सबमिट होना चाहिए और 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में उसका ट्रायल होकर ख़त्म होना चाहिए। वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी आप सिर्फ अभी इब्तिदाई तहकीकात हुई और आपने गिरफ्तार कर लिया, फिर ये तासुर जो कल जैसे नैब ने मज़ीद रेफरेंसेस भेजे हैं, उससे ये तासुर ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि नैब सिर्फ जो है वो अपोजिशन को टारगेट कर रही है। और ये बात तो अदालत के तफसीली फैसले में भी थी। जी क्या कह रही है? ये बात तो अदालत के तफसीली फैसले में भी थी कि ऐसा लगता है कि टारगेटेड कार्रवाई करती है नैब के लाइन के उस तरफ खड़े जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ ज्यादा नजर आता है कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां और तमाम रेफरेंसेस। देखिए, अदालती फैसले या अदालती ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उनको इतना ज़्यादा जो है हमें उस तरीके से ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फ़ैसला आ गया तो आप, पहली चीज़ तो ये कि ये ज़मानत का फ़ैसला है। कल अगर कोई फ़ैसला इसके बिल्कुल बरक्स आ जाता है तो क्या ऑपोजिशन मानेगी उस फैसले को? सही, या उस चीज़ को? तो हमें, मेरा ख्याल है ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं जजेस की किसी भी फैसले में, उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। दूसरी अहम बात क्या है? अहम बात ये कि ये बात तो एक मरतबा फिर इस्टेब्लिश होती जा रही है कि नैब हर दौर को सामने रख के एहतसाब करती है। बिल्कुल, नवाज शरीफ का दौर हो तो हुकूमत के खिलाफ हमें कहीं जो है रेफरेंसेस नज़र नहीं आते। बिल्कुल सही। आसिफ अली पीपल्स पार्टी का दौर हो तो हमें कहीं नज़र नहीं आता कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है रेफरेंसेस बन रहे हैं। अब इमरान खान साहब का दौर है, बड़े आपको यही लग रहा है कि अपोजिशन के खिलाफ ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन रेफरेंस चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि जी हम जो है पहले माजी के केसेस जो है वो ख़त्म कर लेंगे। तो ये जो एक तासुर है एहतसाब का हमारी, ये एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का होता है। इस तासुर को दूर करने के लिए नैब को अपने आप को एक मतलब साहब आपको लग रहा है कि अपोजिशन को जो टारगेट किया जाता है ये अदवार में हो रहा है? अगर क्विकली हम अगर पूछना चाहें आपसे कि क्या आपको लगता है कि ये पॉइंट थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, इस पर नैब पर दोबारा से मुशावरत होगी, या फिर आपको लग रहा है कि APC के अंदर ये बात लेकर फिर एक भरपूर तहरीक की तरफ जा रही है अपोजिशन की, अब तो कोई बात नहीं मानी जा रही तो फिर क्यों ना तहरीक चलाई जाए? देखिए, जैसे माफ़ कीजिएगा, खुद हुकूमत के इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग काफ वाले, वो जब ये नैब ने एकदम वो मुकदमा खोला उनके खिलाफ, रेफरेंस वो इंक्वायरी खोली, तो उनके लोगों ने ये अब बरमला कह रहे हैं लोग कि ये बराह रास्त इमरान खान के हुक्म पर ये केस दोबारा खोले जाएं क्योंकि हमने अपनी नाराज़गी उनसे शो की थी। जब आपका अपना इत्तेहादी ये बात कर रहा हो और आपके अपने इत्तेहादी, आप कराची में चले जाएं, आप कराची में आ जाएं, MQM पाकिस्तान के लोगों से बात करें,
वो जब भी कोई एक पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है, उनके खिलाफ मुकदमा दोबारा शुरू तेजी आ जाती है। ये जो चीज़ है इससे एहतसाब का पूरा निज़ाम आपका हमेशा से बिल्कुल ये तासुर जो है वो बड़े सवाल भी खड़े कर देता है, और फिर गवर्नमेंट का वो स्टांस कि नैब इंडिपेंडेंट है और गैर जानिबदार है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाता है। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की आपने और बड़ी ज़बरदस्त बात भी कि तरामीम वो होनी चाहिए जिससे सबका फायदा भी हो, और खास तौर पर ये जो अनबाइस्ड और अकाउंटेबिलिटी का नारा है कि ये सबके लिए है, वो एस्टेब्लिश हो। बिल्कुल ये मैटर करता है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो कल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट पर भी शेयर की गई, और फिर कल रात जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के लाहौर की सड़कों पर निकल आए। बिल्कुल अपनी गाड़ी में वो देखते गए कि क्या सिनेरियो है, लिबर्टी मार्केट भी पहुंच गए, वहाँ पर सोए हुए लोगों को शेल्टर होम भी पहुंचाया, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी की। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के जाना जो है ना, ये अक्सर रवायत नज़र आती है, लेकिन मुझे ये समझ कभी तक आई नहीं बात आज तक कि ये बगैर प्रोटोकॉल के कैसे जाया जाता है, क्योंकि जब आपकी टीम निकलती है तो सिक्योरिटी इदारे तो वहाँ पर वैसे ही मौजूद होते हैं, फिर आपका इन्फॉर्मेशन, हाँ रूट नहीं लगा होगा, ये एक अलग रूट नहीं लगा और गाड़ियाँ नहीं है ना आगे पीछे, अदरवाइज तो आप सीएम का प्रोटोकॉल देखें, हमें तो आगे नजर नहीं आ रही, सीएम का प्रोटोकॉल देखें, कहीं मिडिल में गाड़ी होती है और फिर जाते हैं। बहरहाल वी अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स कि ये अवामी लीडर बनाता है आपको, जब आप आवाम से जाकर मिलते हैं, आवाम की एक्सेस, जिसे कहते हैं ना एकदम से सरप्राइज वज़ीर आला पंजाब इज हियर, वो हुआ कल, और उन्होंने एक थाने का विजिट भी किया, लोगों की डीएसपी साहब को भी उन्होंने मुअत्तल किया है, फिर एसएचओ को भी मुअत्तल किया है, इसके अलावा भी उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं 3 से 4 मजीद भी, फिर ये जो शेल्टर होम का आपने जिक्र किया वहाँ पर भी उन्होंने जाकर लोगों को वहाँ पहुंचाया, लिबर्टी राउंड अबाउट पर उन्होंने देखा कि वहाँ पार्क के ऊपर कुछ लोग सोए हुए हैं, तो उन्होंने जाकर शेल्टर होम्स में पहुंचाया, और ये तमाम इकदाम हैं। बेसिकली सिक्योरिटी के इंतजाम भी उन्होंने चेक किए, ओवरऑल लॉकडाउन के बाद सिचुएशन उन्होंने देखी, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखी। वैसे मैं कल ये सोच रही थी कि वज़ीर आला पंजाब ने मास्क पहना हुआ था, किसी ने उनको ना पहचाना, अगर वो ऐसे अचानक विजिट के लिए गए तो फिर उनका रिएक्शन क्या होता? क्या उन्होंने बताया होगा कि मैं सीएम पंजाब हूँ, या पहचान लिया होगा? बंदे ने बता दिया होगा कि सीएम है, सीएम साहब जा रहे हैं। बहरहाल जी अच्छी रवायत थी ये, और मास्क पहन के वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी कर रहे थे, दैट मीन्स कोरोना के एसओपीज को वो बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे थे। इट्स अ गुड मैसेज। एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं तो इनको तो करना चाहिए, और सभी को इनको फॉलो भी करना चाहिए एसओपीज को। मुझे लगता है ये थोड़ा कॉमन होना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में ये खौफ भी रहे, डर भी रहे कि कभी अचानक से छापा पड़ सकता है, और अगर हम अपना काम नहीं कर रहे तो फिर वो लोग ये ना कहना शुरू कर देंगे ये तो रोज का काम है, तो कोई वाली टेंशन ना लें। नहीं, रोज का काम होगा तब भी टेंशन होगी, क्योंकि रोज जाके अगर वो देखेंगे कि काम नहीं हो रहा तो वो मुअत्तल भी करेंगे और सजा भी देंगे। लेकिन बहरहाल ये रवायत साबिक वज़ीर आला की बहुत ज़्यादा थी, वो भी अक्सर ऐसे ही निकल जाया करते थे। बड़ा अच्छी बात है, मुझे लगता है कि जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ एक और खबर हमने शामिल करनी है आपके साथ, इंतहाई अफसोसनाक। चंद दिन पहले भी हमने एक ऐसी खबर दिलखराश वाक़या शेयर किया, जब फिर वही बात है कि शायद इस शख्स को बेटा नहीं कहना चाहिए जिसने अपनी माँ पर तशद्दुद किया और फिर उस पर छुरियों के वार किए। और मामला क्या है, कभी पैसों का मामला होता है, कभी जायदाद का मामला होता है, कभी कोई मामूली घर का झगड़ा होता है। इस तरह के रवैये समझ में नहीं आता कि हमारी सोसाइटी में क्यों नज़र आते हैं, अफसोस होता है देखकर। एक और वाक़या, एक और माँ बेटे के तशद्दुद का शिकार हुई, और ये है वो माँ जिसके बदनसीब बेटे ने छुरियों से वार किए इसके ऊपर, और अबूज़र क्यों? सिर्फ घर की मलकियत लेने के लिए। एक हफ्ता पहले 22 जुलाई को ये वाक़या पेश आया, और उसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। एज अ सोसाइटी मैं शर्मिंदा हूँ इस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए। हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, रोज़ की फ्रस्ट्रेशन जो है वो रिश्तों के तनाव में, ह्यूमन बिहेवियर्स में, अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से हम सब कुछ गवाते जा रहे हैं। पता नहीं हम किस दौर की तरफ जा रहे हैं जहाँ रिश्तों का एहतराम नहीं होगा, जहाँ माँ को माँ नहीं समझा जाएगा। माँ तो एक ही दफ़ा मिलती है, और अगर उसका भी एहसास नहीं है, एहतराम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर आई थिंक एज सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं। ये तो हम कह रहे हैं ना कि शायद हमें ये मामला नज़र आता है कि माँ एक ही है, लेकिन शायद इस शख्स को नहीं पता, और इस शख्स को शायद पैसा, दौलत और अपनी जो जायदाद है वो ज़्यादा अहम है, इसलिए इसने माँ पर तशद्दुद किया, फिर छुरियों के वार भी किए, मतलब इक़दाम कत्ल भी है। ये बात करते हैं, हमारे साथ इतना ही अफसोस का ये वाक़या था, तो बुशरा बेगम साहिबा हमारे साथ हैं जिन पर तशद्दुद किया गया है। उनकी
और ये जो शख्स है जिसने तशद्दुद किया उसकी बहन वो भी साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे इस हद तक ये शख्स पहुंचा, दरिंदगी तक पहुंचा के अपनी माँ पर उसने तशद्दुद किया। अस्सलाम वालेकुम बुशरा जी, आप तक आवाज़ आ रही है तो बताइएगा ये वाक़या किस तरह से पेश आया? क्या ये आपका सगा बेटा है जिसने छुरियों से आप पर वार किए? कैसे कोई शख्स अपनी माँ को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बना सकता है सिर्फ एक टुकड़े ज़मीन के लिए? एक मकान है छोटा सा, उसके भी मैंने इसको 3.5 लाख रुपया दे दिया। ये मेरे पास रहने दे, मुझे घर से ना निकाले। लेकिन बुशरा जी, आपके दुख का अजाला नहीं हो सकता है। आप जिस तरह से आप ये बयान करते करते रो पड़ी हैं, आप यकीन जानिए दिल बड़ा दुखी है। क्या कह रही थी आप? मैं किधर जाऊँ? बुशरा बीवी, आप जिस तरह से बात कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ जो है बने और आपके साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है और इस नाफरमान औलाद ने जो इंतहाई कदम उठाया, हम सोच भी नहीं सकते कोई किस तरह कर सकता है। आप प्लीज़ बताइएगा वाक़या। यही है, मुझे कहता है मुझे पैसे दे या मकान को बेच दो। अब मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? 3.5 लाख रुपया लेके चला गया था, फिर आ गया वापस। फिर मैं कुछ कर गई, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ इसी तरह की है। बड़ी बेटी भी आई हुई थी, मेरी बेटी फौत हो गई है, उसका करिश्मा था उस दिन। बहुत मेरे साथ शिद्दत करता है, कहता है किसी को मैंने घर नहीं आने देना। वो घर किसके नाम पर है? कितने बेटे हैं आपके? मेरे नाम पे है, एक ही है। एक ही बेटा है, और वो भी बदबख्त और बदनसीब जो अपनी माँ का सगा नहीं हो सका। पहले किसने शादी की है, फिर दूसरी की है। मैं कहाँ से ला कर इनको दूँ? बिल दूँ या घर का काम करूँ या किधर से ला के दूँ? आपके बच्चे कितने हैं बुशरा बीवी साहबा? काम भी नहीं करता, मुझसे पैसे लेके चला गया था कि मैं स्त्री को काम करने लगा, तो खा पी के घर आ गया। फिर मैं अब कहाँ से दूँ, क्या करूँ? 9,000 घर का बिल आ गया था, वो मैंने कहा और क्या करूँ? ओहो, मतलब आप भी अभी तक काम कर रही हैं, अभी तक आप बच्चों को पाल रही हैं और आगे से बच्चा क्या कर रहा है, आपका इंतहाई अफसोस है। ये बताइएगा कि कितने आपके बच्चे हैं, बेटियां कितनी हैं? बेटा तो ये एक संगीन इंसान है कि एक बेटा है, 4 बेटियां, एक बेटा है। एक बेटी मैंने घर में रखी हुई थी, इनके अब्बू जब इनके अब्बू जिंदा थे उन्होंने रखी हुई थी। इसने अपना कमरा बनाया था, इसको भी मार मार के ना इसने घर से भगा दिया। अब वो फौत हो गई है, उसकी भी एप्लीकेशन में कितनी इधर पड़ी हुई है, उसको भी बहुत मारता था। अब उसके 2 बच्चे हैं, वो भी मेरे पास हैं। या अल्लाह रहम कर। आलिया जी, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई है गालिबन ये शख्स जिसने अपनी माँ पर तशद्दुद किया। बताइएगा कि ये जिस तरह माजी अभी बता रही थी कि अभी तक वो उसकी फैमिली को पाल रही हैं, दूसरी शादी को पाल रही हैं, अब क्या झगड़ा है, क्या चाहता है ये शख्स, क्यों इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया उसने आपकी अम्मी को? पहले 3.5 लाख रुपया मैंने दिया उसे, कुछ कर्ज उठाया, कुछ बाजार से नहीं है, लेकर इकट्ठे करके उसको पैसे करके दिए कि चलो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो गई। बड़ी बहन थी, इधर उसे मार मार के उसकी शुगर इतनी हाई हो गई, उसकी डेथ हो गई है। पहले वो थाने उसकी काफी एप्लीकेशन थी। अब जब माँ को तकलीफ होती है, बेटियों को आना पड़ता है इधर। हम जब आती हैं हमारे साथ भी हाथापाई, इधर कोई ना हो। उसने पठानी की हुई है इधर, वो पठानी जो है वो हमारे साथ हाथापाई करती है। जब हम कुछ कहते हैं तो कहती है तुम्हारे शोहरों के ऊपर कपड़े फाड़ के जाऊंगी थाने और तुम्हारे शोहरों को जाके पकड़वा दूंगी। अभी आपने थाने में रिपोर्ट दी है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं ये बताइएगा? पुलिस में मैंने काफी दफा तो बड़ी बहन की रिपोर्टें दी, वो पहले से शीशे लगे हुए थे, सोटियां मारी हुई थी, कपड़े फाड़े हुए थे, काफी जमा उधर। उसके बाद अम्मी को लेके गई SHO के पास, जाकर अम्मी बहुत रोए हैं तो मेरी कुछ इमदाद करो ना, मेरा कोई और बेटा है
ना कोई और मेरा हमदाजी है। जो जवाई है उसको कहती है कि मैं कपड़े फाड़ के चली जाऊंगी, वो आते ही नहीं है इधर कोई भी। तो हमारी कुछ मदद करो। पुलिस वाले आपकी मदद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों ने कहा है चलो बीबी कोई नहीं, थोड़ा घर का मामला जाकर निपटा लो। पुलिस का ये रवैया है। अच्छा, तो पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और आपने दरखास्त दे दी है, ये तो बड़ा परेशान। कौन से इलाके का पुलिस स्टेशन है, जरा ये भी बता दीजिएगा। जी, मेडिकल भी साथ लगाया हुआ है अम्मी का ना, जो अम्मी के निशान थे चेहरे के ऊपर, गले के ऊपर जो छुरी का निशान था, वो सारा मेडिकल बनवा के हमने थाने दिया हुआ। उसके बाद मैं SHO के पास 3-4 दफा। कौन सा थाना है आलिया जी? ये सदर थाना वजीराबाद। थाना सदर है वजीराबाद का, और SHO के पास दरखास्त दी है लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहा और कह रहा है घर का मामला है। मतलब जब माँ के कत्ल होने का ये इंतजार कर रहा है ये शख्स SHO जो है थाना सदर का, ये तो बात इंतहाई परेशान। बड़ी सिस्टर मेरी थानों में खज्जल होते मर गई है, उसके बाद अब मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो हम कहाँ से ले जाएंगे? वो छुरियों से वार कर रहा है, ये थाने का मामला नहीं है, ये मुझे जरा आप बताएं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बुशरा बेगम और आलिया जी, बहुत अफसोस का ये वाकया, लेकिन हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पुलिस को कि प्लीज इस मामले को ये मत समझिए कि ये घर का मामला है। कोई शख्स अगर अपनी माँ को मार रहा है, छुरियों के वार कर रहा है, आला इस्तेमाल किया जा रहा है ना, आप फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं और फिर छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये घर का मामला नहीं हो सकता। गर्दन दबाई हुई थी, उसका भी मैंने जाके बताया। अम्मी की बहू ने गर्दन दबाई हुई थी, अम्मी के पट्टे सारे जो हैं दिल के, उन्होंने कहा जी इसको खिंचाव लग गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाम तक बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों तशरीफ लाए और हम इस प्लेटफॉर्म की से पुलिस को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस रोल को समझिए कि हर चीज़ को घर का मामला कह देना सॉर्ट आउट नहीं करता सोल्यूशन को, ना ही वो आपका काम है। आपका काम है दाद रसी करना जो मुद्दई आपके पास आ रहा है। और मेरे ख्याल में कहीं पर भी ये कहना कि अगर कोई छुरियों का वार कर रहा है तभी पुलिस कार्रवाई करेगी, ये तो तशद्दुद, हाथ उठाना, बदतमीजी करना भी अगर कोई बेटा कर रहा है तो वहाँ के खिलाफ इस तरह से कोई बात हो तो उसको फौरी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, इस बेटे को सजा देनी चाहिए। हम चाहेंगे कि वज़ीर आला पंजाब भी इस चीज़ का नोटिस लें, IG पंजाब इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि वज़ीराबाद में ये वाक़या अगर हुआ है तो इसके फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि आपको मालूम है कि उर्तुगुल गाजी सीमल खासा फेमस ड्रामा हो चुका है, सीरीज़ है बाकायदा, और टर्की से ये चली और पाकिस्तान में भी इसकी धूमें मच चुकी हैं। तो पाकिस्तान में जब ड्रामे की धूम मचेगी तो ड्रामे से ज़्यादा मुझे लगता है उसकी मेन कैरेक्टर हलीमा सुल्तान की धूमें बहुत मची हैं। और कल इसरा जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, आई फाउंड माई नंबर 1 इन पाकिस्तान। वाह जी वाह। What do you think? और आगे से आप देखें वो जो उन्होंने आगे इमोटिकन बनाया उसमें वो डांसिंग गर्ल भी है, दैट मीन्स कि कोई वाकई खुशी की बात है। अब ये है कि ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पे कल उनको फॉलो करते हैं लोग, वो यही सोचते रहे, देखते रहे कि क्या क्यों ये ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रही है किसी कंपनी की या फिर कोई और मामला है, ये भी लोगों को क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनको ऑफर तो हुई हैं, बहुत से कमर्शियल्स, बहुत से ब्रांड्स ने उनसे कांटेक्ट किया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि PSL में पेशावर ज़ल्मी को भी शायद वो रिप्रेजेंट करेंगी और ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी। ये क्या है, वी डोंट नो इट, बट आई एम वेरी क्यूरियस। जैसे कहते हैं ना, मुझे क्यूरियोसिटी भी हो रही है। क्या व्हाट डू यू थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट? देखिए वैसे तो यही एक्सपेक्टेशंस तो लोगों की यही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था मैं खुशखबरी दूंगी जल्द। अब वो खुशखबरी ऑब्वियसली वो जल्द आने वाली थी, तो फिर उन्होंने बता दिया कि आई फाउंड माय नंबर 1। अब नंबर 1 कोई ब्रांड है या नंबर 1 कोई मोबाइल कंपनी है, हो सकता है या फिर कोई और है, ये नहीं पता। हलीमा को क्या पसंद आया पाकिस्तान में, किसको उन्होंने नंबर 1 ठहराया, ये वो खुद ही बताएंगे। आई एम सो ग्लैड दीज टर्किश स्टार्स आर एक्चुअली एक्नॉलेजिंग जो प्यार, जो फेम उनको पाकिस्तान में मिल रहा है, और वो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जब ये ड्रामा दिखाया गया अबूजर, इट वाज ऑन टॉप ट्रेंड, नंबर 1, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, वो PTV है, वो यूट्यूब है, जहाँ जहाँ ये ड्रामा दिखाया जा रहा था उसकी रेटिंग्स ने रिकॉर्ड कायम किए। दैट मीन्स कि पाकिस्तानी पसंद कर रहे हैं इस ड्रामे को, और सबसे बड़ी बात वो जो स्टार्स हैं उस ड्रामे के वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। जो मेन कैरेक्टर है उर्तुगुल, उसको भी बहुत पसंद करते हैं। और इसके अलावा हलीमा की आपने जहाँ बात की ना कि बहुत एक्नॉलेज करती हैं वो भी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद मैं अब तक पाकिस्तान के काफ़ी सारे चक्कर लगा चुकी थी, टूर कर चुकी थी पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पाकिस्तानी उनसे बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत भी करते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। ऑब्वियसली होपफुली अगर जब भी उनका चक्कर लगे पाकिस्तान तो वो खुश होकर जाएं यहाँ से। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी, आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। कल ये जब मैं वीडियो देख रही थी कि एक साइकिल सवार जो है उसने रॉन्ग टर्न लिया, 1 वे जा रहे थे, और फिर पुलिस वार्डन ने उसे रोक लिया और साइकिल पर उनका
चालान कर दिया बिकॉज़ ही वाज गोइंग साइकिल पे एक तो रजिस्टर्ड साइकिल तो होती नहीं, मेरे ख्याल में आईडी कार्ड के ऊपर चालान किया होगा और आईडी कार्ड पे अच्छा चालान तो कर दिया है। ऑब्वियसली दो तरह के इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं कि इसको छोड़ देना चाहिए था वार्निंग देकर। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे लोग जिनके पास रजिस्टर्ड व्हीकल नहीं होती, साइकिल हो या फिर रेडियो, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर इस तरह से रॉन्ग वे भी जाते हैं, इशारे भी तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कानून हमें पकड़ेगा नहीं, तो ये भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मुझे लगता है रूल ऑफ लॉ सबके लिए है, वो चाहे गाड़ी वाला है, वो चाहे साइकिल वाला है जिसकी व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं है। रूल ऑफ लॉ के अगर आप खिलाफ जाएंगे ना तो पकड़ सबकी होनी चाहिए। मेरा पर्सनली इसमें ये है, तभी लोग जो हैं वो रूल्स को फॉलो करेंगे। आइडियली तो होना चाहिए। एनीवेज अब इस पर क्या हो सकता है, सोशल मीडिया पर इस पर बात भी हो रही है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।